नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन 2 में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इसके पहले हमने पढ़ लिया है शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र, फिर संतों के कार्य कि संतों ने महाराष्ट्र में क्या किया है और संतों के कार्य को किस ढंग से शिवाजी महाराज ने अपने उपयोग में लिया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे देखें। और अभी हम जो पार्ट पढ़ेंगे पार्ट 3 है मराठा सरदार और भोसलों का पराक्रमी घराना। तो मराठा सरदार क्या है, भोसलों का पराक्रमी घराना ये क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो उसके पहले हम आपको संतों के बारे में एक बार आपको फिर दिखा देते हैं कि संतों में जो प्रमुख संत रहे उन लोगों ने किस तरीके से महाराष्ट्र में काम किया। उसमें से देखिए, सबसे पहले श्री चक्रधर स्वामी जो गुजरात के राजपुत्र थे और महाराष्ट्र में आकर के लोगों को समता का संदेश दिया। और ये संत नामदेव जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ पंजाब भी गए। और संत श्री ज्ञानेश्वर और आगे संत एकनाथ, फिर संत तुकाराम महाराज और स्वामी समर्थ रामदास, इन संतों ने जो काम किया शिवाजी महाराज ने उसका बाद में उपयोग किया। तो जिस समय ये संत थे उस समय महाराष्ट्र में क्या था, बहुत बड़ी अराजकता थी, चारों ओर समस्या ही समस्या थी। फिर भी इतनी समस्याओं के बीच में अलग अलग समय पर अलग अलग संतों ने महाराष्ट्र के लोगों में भक्ति भाव का संचार किया कि जब किसी का कोई नहीं होता तो सिर्फ भगवान होता है, ईश्वर होता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए, निश्चित रूप से ईश्वर आपकी मदद करेंगे समय आने पर। उसी प्रकार जिस ढंग से संतों ने महाराष्ट्र में भक्ति भाव का संचार किए रखा, संचार को जीवित रखा, उम्मीद बनाए रखा, उसी प्रकार में मराठा सरदारों ने बहादुरी की परंपरा को कायम रखा, शौर्य परंपरा का निर्माण किया, उसे कायम रखा। भले वे लोग 400 वर्षों तक शिवाजी महाराज के राज्य स्थापना के पहले 400 वर्षों तक यहाँ कोई राज्य न बन सका हो, लेकिन फिर भी बहादुरी वीरता कायम रही। तो उस समय शिवाजी महाराज के जन्म के टाइम और जन्म के पहले महाराष्ट्र अत्यंत ही अस्थिरता का समय था। तब महाराष्ट्र उस समय चारों ओर अलग अलग राजाओं से घिरा हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र को जिन लोगों ने बांट रखा था, महाराष्ट्र में जिसकी सरकार चल रही थी, जिसका शासन थे, वह बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह, इन्हीं लोगों की सरकार जो है चल रही थी। यही उस समय सुल्तान थे। शिवाजी महाराज के समय जो स्थान थे उसमें आप देख सकेंगे, यहाँ जो है अहमदनगर, ये अहमदनगर का किला है, ये किले का चिन्ह है, यही अहमदनगर था और यही अहमदनगर का निजाम शाह का शासन था इसके अगल बगल के इलाकों में। और जो दूसरा शासन ने बांट रखा था तो बीजापुर, ये बीजापुर का किला है और बीजापुर का आदिल शाह ने क्या किया था, इन लोगों ने अहमदनगर का निजाम शाह और बीजापुर का आदिल शाह, इन्हीं दोनों लोगों ने लगभग पूरे महाराष्ट्र को बांट रखा था। यही लोगों की सत्ता चल रही थी। जबकि उत्तर की ओर से, ऊपर उत्तर है, उत्तर की ओर के मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, और उसके अलावा जो अंग्रेज़ थे, मुंबई देखिए अंग्रेज़ थे, इधर जंजीरा के सिद्दी और वैसे ही पुर्तगाली, ये लोग भी थोड़ा बहुत कब्जा कर रखा था। लेकिन ज़्यादातर भाग जो था वह अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के कब्जे में था और यही दोनों लोग महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे। ओके, फिर इन लोगों ने, मैंने पहले ही बताया जब पहला पार्ट शुरू हुआ था उसमें कि अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था। उसकी वजह थी कि दोनों
एक दूसरे में प्राणघाती दुश्मनी थी, एक दूसरे के क्या जान लेने पर तुले हुए थे। कब एक का शासन खत्म हो दूसरा उसका राजा बन बैठे। अपने क्षेत्र को बढ़ाना यही उस समय का काम था। लेकिन जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो कभी भी राजा जल्दी युद्ध के लिए नहीं जाता है। जब तक उसके सैनिक और सरदार होते हैं तो जाहिर सी बात है जो युद्ध में जाएगा वही मारा जाएगा। तो युद्ध में क्या होती है, सेना लड़ती है और सेना में दोनों तरफ, चाहे सेना कोई भी जीते लेकिन मरते दोनों तरफ के लोग हैं। जीतने वाली सेना की तरफ हो सकता है कम लोग मरे, हारने वाली सेना की तरफ अधिक लोग मरे, लेकिन मरते तो। आखिर इस सेना में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता था? उस सबसे ज़्यादा नुकसान होता था मराठा सरदारों का, क्योंकि मैं पहले बोला महाराष्ट्र जो है वीरों की धरती है। तो ऐसे वीर लोग जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो दोनों नौकरी की तलाश में या तो अहमदनगर के निजाम शाह के पास जाते थे या तो बीजापुर के आदिल शाह के पास जाते थे। जो जिधर रहता था उधर के राजाओं के पास ज़्यादातर जाते थे और बाद में जब इनको युद्ध होता था तो उन्हीं को उपयोग किया जाता था। और अंत में इस तरीके से युद्ध में क्या होता था, मराठा सरदार बेचारे मारे जाते थे। तब मराठा सरदार कैसे थे वो देखिए थोड़ा, कि शूरवीर बहुत ही बहादुर होते थे मराठा सरदार। तो मराठा सरदार जैसे जीवट वाले, यानी जीवन जीने के प्रति उनकी इच्छा जो थी बहुत अच्छी थी, और उसी को सूरवीर बहुत ही बहादुर थे, है सूरवीर थे। वैसे ही साहसी और स्वामी भक्त भी थे। स्वामी भक्त का मतलब होता है कि अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना, अक्षरतः पालन करना, हर एक बात का आज्ञा का पालन करना, क्या बोला जाता है, स्वामी भक्त, है ना। अपने मालिक की आज्ञा के पालन में जान चली जाएगा ठीक है, लेकिन आज्ञा के पालन करने से वे हट नहीं सकते। दूसरी इनके लिए क्या बात थी कि युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना, अधिक से अधिक लोगों को मारना इनके लिए गर्व की बात थी युद्ध में, क्योंकि उस समय यही तो बहादुरी थी, जो जितना अधिक लोगों को मार सके वही सबसे बड़ा बहादुर है। तो इस तरीके से अधिक लोगों को मारना या हराना, ये लिए इनके काफ़ी सम्मान की बात हुआ करती थी। युद्ध में जाने के पहले उनकी पहचान क्या हुआ करती है, हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे। तो हाथ में भाला उनकी छवि देखिए पहले, ये देखिए यहाँ आपको देखिएगा, देखिए ये हाथ में भाला, हाथ में भाला इसे बोलते हैं, घोड़े पर सवार और कमर में तलवार। यहाँ तलवार नहीं दिख रही है, ये शिवाजी महाराज के हाथ में आप तलवार देख सकते हैं, और इधर इस पीछे वाले सैनिक के हाथ में भी आप तलवार देख सकते हैं, और इधर इस सैनिक के हाथ में भी भाला, और सभी जो है घोड़े पर सवार। तो ये सवार जो थे ये कहाँ जाते थे, अपने सरदार के पास। जो जिस एरिया क्षेत्र में रहता था वहाँ उनका एक सरदार हुआ करता था। सरदार क्या होता है, एक तरह से मुखिया होता है कुछ लोगों का, सुना। तो जो युद्ध की इच्छा रखता था और युद्ध में लड़ने के लिए शामिल होना चाहता था तो क्या होता था, अपने सरदार के पास जाता था, अपने मुखिया के पास जाता था, और उनके पास सेना रहती थी। और हर सरदार के पास ऐसे लोग होते थे, उनका अपना ग्रुप होता था। तो सेना रखने वाले जो मराठा सरदार होते थे, ऐसे जो ढेर सारे लोग हो जाते थे, तो ऐसे मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता था, सुल्तान यही शासक राजा, उस मुस्लिम में राजा को सुल्तान बोलते थे। तो सुल्तान कौन था, सुल्तान जो था वह बीजापुर का आदिल शाह और अहमदनगर का निजाम शाह, ये दोनों सुल्तान थे। महाराष्ट्र के जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, बाकी उत्तर में मुगल बादशाह भी थे और दूसरे क्षेत्र में दूसरे भी थे। तो ऐसे लोगों के पास सरदार क्या करता था, अपनी सेना को लेकर के जाता था। तो सेना में उनके शामिल होते थे उनके क्षेत्र, उनके समुदाय के लोग, बराबर। तो सबका अपना अपना समुदाय होता था, ग्रुप होता था, समूह होता था। तो जब ऐसा सरदार क्या करता था, अपने इन सैनिकों को लेकर के सुल्तान के पास जाता था तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था, क्योंकि सुल्तान को तो लड़ने वाले ही चाहिए थे, क्योंकि युद्ध उन्हीं के भरोसे होता था। तो सुल्तान क्या करता था, जो सरदार जाता था तो उसे सरदार का पद दे देता था, उसे मान लेता था कि हमारे एक एरिया का ये सरदार है और उसके पास सेना है, वह अपनी उस सेना का नेतृत्व करेगा। कभी कभी सरदार के को क्या करते थे, जागीर देता था। जागीर का मतलब होता सरदार जिस एरिया क्षेत्र का रहने वाला होता था उस एरिया की जिम्मेदारी उसे भी सौंप दी जाती थी कि वह और तरह के दूसरे कार्यों को भी देगा। जैसे उधर एरिया में
किसी तरह के झगड़े झंझट हैं तो उसे निपटाना भी उसका काम होता था, और उधर की लोगों की रक्षा करना भी उसका काम होता था। और किसी भी तरह से लोगों की किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, संकट हो, तो उसको भी निपटाना उसको होना था, करना पड़ता था। और इस ढंग से वह क्या था, काफ़ी सम्मान वाला पद होता था और काफ़ी अपने एरिया का सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। और एक तरह से ये समझ लीजिए कि जागीर पाने वाला सरदार, जिसको ये जागीर मिल जाती थी, वह अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था, यानी अपने आप को वह किसी राजा से कम नहीं मानता था, है ना, ये था। तो आखिर ऐसे कितने सरदार थे? तो महाराष्ट्र में इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सरदार थे। तो ये लोग बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में बहुत कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे। उनमें से कौन कौन बड़े बड़े सरदार थे, ये हम आपको दिखाते हैं। उसमें थे सिंदखेड़ के जादव, फलटण के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले, ऐसे अलग अलग सरदार थे। और ये सरदार आपको हम दिखे कहाँ एरिया है इनका। ओके, यहाँ देख पाएंगे आप, तो इसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि ये यहाँ सिंदखेड़ है ना, ये इलाका यहाँ देखिए आप साफ दिख रहा है, ये सिंदखेड़। और इसी सिंदखेड़ के जो थे क्या थे, जादव, और ये एलोरा के भोसले। ये जादव और भोसले क्या होता है, एक्चुअल में एक तरह से जाति परंपरा है, आप समझते, जो जिस जाति का हो वही उनका नाम रखा है। तो सिंदखेड़ के जादव समूह था, एलोरा के भोसला घराना समूह था। इसी तरीके से और भी थे अलग अलग, जैसे जावली, ये देखिए यहाँ लिखा है जावली के मोरे थे। ये मुधोल के घोरपड़े है ना, और इस ढंग से हुए। तो सिंदखेड़ के जादव, एलोरा के भोसले, जावली के मोरे और मुधोल के घोरपड़े, बराबर। और फलटण के निम्बालकर, तो इधर है नहीं, इधर अगल बगल ही है। तो इस ढंग से ये अलग अलग एरिया के थे। तो जिस समय बात है उस समय जनसंख्या कम रही होगी, और ये अलग अलग अपने एरिया के ये राजा थे, तो वही बोला गया यहाँ पे। ओके, फिर ये लोगों का था। तो सिंदखेड़ के जादव, ये जो देवगिरी के यादवों के वंशज थे। तो देवगिरी क्या है, ये देवगिरी औरंगाबाद के ज़िले का जो इलाका था, इधर का आज की डेट में आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व का जो इलाका था, वहाँ पर पहले पुराने ज़माने में यादव राजा हुआ करते थे। और उन्हीं देवगिरी के यादवों के वंशज जो थे, यानी उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे, वो सिंदखेड़ के जादव थे। जो यादव जो था बाद में का बन गया जादव, बराबर। अब इन्हीं के शिवाजी महाराज की माता जो थी जीजाबाई, जिनका नाम था शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, इन्हीं सिंदखेड़ के लखूजीराव जादव की बेटी थी। ये लखूजीराव जादव जो थे वह सिंदखेड़, जो भी हमने आपको दिखाया, वह सिंदखेड़ के क्या थे, सरदार थे। तो शौर्य की परंपरा ने जो बहादुरी थी, ये वीरता थी, इन लोगों ने कैसे कायम रखा। तो ये लोग जो थे, ये सरदार बड़े ही शूरवीर थे, पहले ही बताया गया है। और इनमें से कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता थी, और जो भी सरदार थे आपस में, ये सरदार खुद ही आपस में लड़ा करते थे। मैंने शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व के महाराष्ट्र पढ़ा, जिसमें देशमुख, देशपांडे आदि जागीरदारी थे। तो ये लोग भी जागीरदारी थे। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा जागीर पाने के लिए खुद आपस में लड़ा करते थे। बहुत बड़ी दुश्मनी थी। इन लोगों ने कभी भी ये मिल करके नहीं सोचा कि यदि हम सारे लोग मिल करके एक हो जाएं, सारे मराठा मिल करके एक हो जाएं, तो हम क्या करें। जो यहाँ पर बाहर के लोग शासन कर रहे हैं, अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, या कुछ भागों पर उत्तर का मुग़ल सम्राट शाहजहाँ, तो उनको हम हरा सकें और हम लोग खुद मिल करके अपना राज्य बना सकें, ऐसा ये लोगों ने कभी नहीं सोचा। बस सिर्फ अपनी जागीर के लिए लड़ते थे और अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए लड़ते थे। यही कारण था कि उस समय बीजापुर का आदिल शाह और अहमदनगर का निजाम शाह ये बात अच्छी तरह समझता था, और इतने बहादुर होने के बावजूद भी ये खुद के काम में न आकर के वह जो था बीजापुर के आदिल शाह के लिए काम करते थे, या तो अहमदनगर के निजाम शाह के लिए काम करते थे।
लेकिन सारे के सारे सरदार ऐसे थे, ऐसा नहीं था। हजारों जवानों में ये लोग हमेशा वीरता की भावना भरी, युद्ध में बहादुरी की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, उनका नेतृत्व किया और उस तरीके से किसी भी तरह से महाराष्ट्र में मराठा के बीच उन्होंने बहादुरी की भावना जो है बनाए रखा। और यह काम बाद में शिवाजी महाराज ने उसको उपयोग में लिया। इन सारे जो घराने थे, जो अभी आपको मैंने बताया कि सिंदखेड़ के जाधव, बराबर, सिंदखेड़ के जाधव, फलटड़ के निम्बालकर, मुदोल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले, ये सब उस समय बहुत बड़े बड़े पराक्रमी घराने थे, बड़े बहादुर सरदार थे। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये सबसे प्रमुख थे। और इन सबों में सबसे ज़्यादा बहादुर निकले अलोरा के भोसला घराना सबसे ज़्यादा बहादुर निकला और यही सबसे ज़्यादा काम किया। ओके, अब इस बीच में घृष्णेश्वर का मंदिर कहाँ से आ गया, है ना, और घृष्णेश्वर के मंदिर का क्या काम, ये भी देखिए। तो शिवाजी महाराज के जो पवित्र कार्य हिंदू स्वराज्य को स्थापित करने का निर्णय लिया था, उसमें घृष्णेश्वर मंदिर की भी भूमिका शुरू होती है। कुछ न कुछ उसका योगदान है, इसलिए इसको भी देखते हैं। तो लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। तो 400 नहीं, ये किताब जब लिखी है तब से है, लेकिन जो है शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। और 19 फरवरी 1630 से लेकर के अभी तक के समय को जोड़ा जाए तो लगभग 9 साल कम है 400 साल होने में, यानी कह सकते हैं कि 391 वर्ष बीत चुके हैं। तो घृष्णेश्वर मंदिर की जो कहानी आपको बताई जाने वाली है, यह जो है शिवाजी महाराज के दादाजी के समय की है। तो जाहिर सी बात है, कम से कम 50 साल और आप समझ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब 450 साल यानी 450 वर्ष पूर्व की कहानी है। तो उसमें लगभग 450 यानी पहले की बात था। अलोरा की गुफाओं के पास था। एलोरा कहाँ है ये ध्यान में रखना है। हमने आपको बार बार बताया, उस दिन अजंता एलोरा का नाम आया था। और यहाँ फिर देखिए आपको महाराष्ट्र वापस बार बार एक काम पड़ता है, ये देखेंगे आप, औरंगाबाद है। औरंगाबाद शहर आपको जब हमने हिंदी पढ़ा तो उसमें बोला था बच्चे नांदेड़ से औरंगाबाद आए थे और जायकवाड़ी बांध देखने के लिए। देख रहे हैं जो है ये गोदावरी नदी है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ गोदावरी नदी के इसी पर पैठण पर जो है बनाया गया है और औरंगाबाद ज़िले में है। और औरंगाबाद के बगल ही आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ एलोरा, ये एलोरा के लिए चिन्ह बनाया है। और यहाँ पहाड़ी गुफाएं जो है उसी में पहाड़ में गुफा बना है, समझा, जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो यहीं पर एलोरा के पास में वो घृष्णेश्वर का मंदिर है, जिसकी चर्चा अभी यहाँ पर शिवाजी महाराज के ग्रैंड फादर यानी दादाजी, सुन रहे ना, मालोजी राजे भोसले के बारे में किया गया है। तो वही है यहाँ कि उस समय की गुफाओं के पास एलोरा की गुफा जो मैंने बोला के पास घृष्णेश्वर का सुंदर मंदिर था, लेकिन वो जीर्ण हो गया था। जीर्ण का मतलब हो गया था कि टूट फूट गया था, बहुत हालत उसकी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत पहले कि किसी ने बनवाया होगा। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हो गई। दरारें का मतलब होता दीवारों का फट जाना। और जब इतनी दीवार हालत खास्ता हो गई थी, यानी कभी भी मंदिर तेज़ आंधी तूफ़ान या बारिश कर सकते हैं में गिरने की कभी संभावना भी हो सकती है। और मंदिर की इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई थी, इसीलिए मंदिर का पुजारी मतलब होता है जो मंदिर में पूजा पाठ करता है, और वह मंदिर का पुजारी भी मंदिर को छोड़ करके चला गया था। सोचने वाली बात थी, इतना महान देवता तो भगवान शंकर का मंदिर था और उस मंदिर की हालतें हो, तो सोचिए कि जब हम अपने भगवान के घर को भी नहीं बनवा सकते, ये हालत थी उस समय के लोगों की। तो उस मंदिर को देख कर के भक्त मतलब जो जिसकी पूजा करे वो उसका भक्त, तो भगवान शंकर के उन भक्तों को देख करके बड़ा दुख होता था कि हमारे भगवान का घर की हालतें ख़राब हो गई, लेकिन कैसे बने। आगंतुक मतलब वे लोग जो इस एरिया के तो नहीं होते, लेकिन आने जाने वाले रास्ते में पड़ने पर देखने पर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कि मंदिर की उस हालत को देख करके उनको बड़ी पीड़ा होती थी, कष्ट होती थी, हमारे भगवान का घर कैसा है। लेकिन उसकी मरम्मत, उसको रिपेयर कराने के बारे में कौन सोचता। ऐसी हालात में एक शिव भक्त था। शिव भक्त का मतलब होता है शिव माने भगवान शंकर और भक्त माने उनकी जो पूजा पाठ करे।
इतने खराब हो जाने के बाद, मंदिर की हालत एकदम बिगड़ जाने के बावजूद भी एक शिव भक्त ऐसा था जो रोज़ बिना किसी देरी के और बिना किसी गैप के रोज़ नियम पूर्वक उस मंदिर में आता था, जीर्ण मंदिर में, पुराने मंदिर में। और शिवलिंग में यदि आप लोग कभी भगवान शंकर के मंदिर में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर के अंदर भगवान शंकर की एक काले रंग की पिंडी होती है, उसे ही हम शिवलिंग बोलते हैं। उस पर बेलपत्र चढ़ाता था। तो बेलपत्र क्या होता है? बेलपत्र एक पौधा होता है जिसे बेल बोलते हैं। आप लोगों ने कभी अगल बगल देखे भी होंगे। तो बहुत पवित्र माना जाता है बेल पत्ता। उसे क्या करता था, भगवान शंकर के शिवलिंग पर वह चढ़ाता था और हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपने मन की इच्छा को बताता था या कहता था, बराबर। तो शिव से कहता था। एक दिन उसने क्या किया, उसके मन में आया कि हम जब भगवान शंकर की रोज़ पूजा करते तो हमें क्या करना चाहिए। उनके मन में विचार है कि हमें भगवान शंकर के मंदिर यानी उनके घर को बनाना चाहिए। तो फिर वो मजदूरों को साथ लिया जो लोग मंदिर को बनवा सकते हैं। उन जीर्ण दीवारों को, जीर्ण मतलब होता है टूटी फूटी, उन दीवारों को क्या किया, मरम्मत करवाई और उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। और इस तरीके से घृष्णेश्वर का जो मंदिर का जो वैभव बिगड़ गया था, टूट फूट गया था, वह सब वापस लौट गया। आखिर ये सब करने वाला कौन था, किसने किया और क्यों किया? ये सब करने वाले थे मालोजी राजे भोसले। ओके, अभी मालोजी राजे भोसले कौन थे? तो एलोरा के भोसले, जो अभी हम आपको मैप में हमने दिखाया, तो एलोरा के भोसले घराने के थे। उनका घराना नाम था बाबाजी राजे भोसले। और उस समय वहाँ के जो शासक थे, अहमदनगर के निजाम साहब, उनको पाटिल की जिम्मेदारी मिली हुई थी। पाटिल का मतलब होता है गांव की देख रेख करना एक तरह से। तो बाबाजी राजे भोसले के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम था मालोजी राजे और छोटे पुत्र का नाम था विठोजी राजे। और मालोजी राजे जो था बड़ा भाई था विठोजी राजे का। और मालोजी राजे की शादी जो थी उमाबाई से हुई। और यह उमाबाई फलटड़ के, अभी मैंने आपको बताया था मैप में, फलटड़ के निम्बालकर घराने की बेटी थी। उमाबाई से जो थी मालोजी राजे की जो थी वह शादी हुई थी, बराबर। इसके बाद इस मालोजी राजे और उमाबाई के दो पुत्र हुए। उनमें बड़ा पुत्र था शाहजी राजे और छोटा पुत्र था शरीफ जी राजे। और शाहजी राजे जब महज 5 वर्ष के थे तो यहाँ तभी मालोजी राजे जो है एक युद्ध में मारे गए। तो यहाँ तो विठोजी राजे अपने इन भतीजों को जो है उनका देख रेख किया। और बाद में इन्हीं विठोजी राजे की जो है कहने पर शाहजी राजे की सिंध खेड़ के लखूजी राव जाधव की बेटी जिजाई, जो उत्तम गुणों वाली थी, शाहजी राजे की क्या हो गई, शादी हो गई। और इन शाहजी राजे और जीजाबाई के बेटे का नाम था शिवाजी महाराज, जिनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 में। और बाद में शिवाजी महाराज की शादी हुई फलटड़ के नाइक निम्बालकर घराने की बेटी सईबाई से। तो फलटड़ के निम्बालकर घराने की बेटी के साथ जो है मालोजी राजे की भी शादी हुई थी। और उन्हीं घराने से सईबाई की यानी शिवाजी की महाराज की दादी जिस घराने से आई थी, उसी घराने से शिवाजी महाराज की पत्नी सईबाई भी आई। और इन्हीं शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र का नाम था संभाजी राजे, बराबर। इन्हीं में से जो है शाहजी राजे की एक दूसरी पत्नी थी जिनके पुत्र का नाम था व्यंकोजी राजे। और व्यंकोजी राजे की पत्नी का नाम था दीपाबाई। तो इनका भी नाम आने वाला है बाद में। और साथ में शिवाजी महाराज की एक और दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सोयराबाई। और सोयराबाई के पुत्र का नाम था राजा राम। और यह सोयराबाई जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय महारानी के पद पर सोयराबाई विराजमान थी, जो शिवाजी महाराज के प्रधान सेनापति संभाजी राजे मोहिते की छोटी बहन थी। और साथ में शिवाजी महाराज के पुत्र युवराज संभाजी राजे थे, युवराज जो आगे चल कर के राजा बने। तीन सबके जो है बाद में काम आने वाला है। पूरी इतिहास में यहीं तक पढ़ना, इसके आगे है लेकिन आपको इसको आगे पढ़ना नहीं है। ये शिवाजी महाराज के ये संबंध में हैं ये लोग। ओके, फिर वापस देखते हैं हम। तो अब आप समझ गए कि आखिर मालोजी राजे कौन थे। और वहाँ एलोरा गांव के ही थे जो मैंने अभी आपको बताया।
तो उस एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त और विठो जी उनके छोटे भाई, जो सामने आपको अभी उसमें दिखाया, तो इनके बेटे थे एलोरा के पाटिल के, उनको अधिकार मिले हुए थे। पाटिल का मतलब होता था उसमें गांव की जिम्मेदारी देखने वाले को ही पाटिल का पद दे दिया जाता था। बाद में पाटिल भी एक क्या हो गया, सरनेम बन गया। तो मालोजी राजे और विठो जी राजे कर्तव्यनिष्ठ, दोनों ही बहुत ही कर्तव्य पारायण थे और बहादुर भी थे। और इनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे ना, सशस्त्र मतलब होता है हथियार रखने वाले मराठे थे। और यह समय बड़ी अस्थिरता का था। और उस समय उत्तर का मुग़ल शासक जो था शाहजहाँ, उन्होंने मुग़ल शासक के निज़ाम शाही पर आक्रमण कर दिया। तो निज़ाम शाही, मैंने पहले बोला कि निज़ाम शाही कहाँ थी, वो अहमदनगर के निज़ाम शाह के आक्रमण कर दिया। और चूँकि बीजापुर का आदिल शाह उनके दक्षिण में था, और उस समय जो था आक्रमण के समय तत्कालीन दौलताबाद निज़ाम शाह की राजधानी थी। और ये दौलताबाद, ये देखिए ये अहमदनगर है, अहमदनगर उत्तर में है और दक्षिण में जो है बीजापुर है। तो जाहिर सी वजह उत्तर से मुग़ल सम्राट ने जो आक्रमण किया था, तो सबसे पहले अहमदनगर के निज़ाम शाह पे किया। और यही दौलताबाद, देखिए दौलताबाद का किला है, और यही दौलताबाद उस समय अहमदनगर के निज़ाम शाह की राजधानी थी। राजधानी का मतलब होता है उनका एक ढंग से ऑफिस, कार्यालय, जहाँ से सब कुछ चलाया जाता है। ओके, तो उस ज़माने में ये बात थी। तो उस समय वहाँ मलिक अंबर नामक उनका मुख्य वजीर था। वजीर का मतलब होता है एक ढंग से समझ लीजिए राजा का प्रमुख मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री वही होता है राजा का, या सुल्तान उस समय थे। तो मलिक अंबर वजीर था। और मलिक अंबर जो था बहुत ही बहादुर था, पराक्रमी यानी बहुत ही बहादुर था, और साथ में बुद्धिमान भी था। और उसने दौलताबाद के निकट, दौलताबाद जो अभी मैंने बताया कि दौलताबाद के पास में एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। ये जो है दौलताबाद, बराबर, ये दौलताबाद, और दौलताबाद के एलोरा, और एलोरा के ही जो थे वह बाबाजी राजे भोसले, और बाबाजी राजे भोसले के बेटे मालोजी राजे भोसले और विठो जी राजे भोसले। और उस दौलताबाद यानी अहमदनगर के निज़ाम शाह का जो प्रमुख मंत्री था, वजीर मलिक अंबर, उसने एलोरा के पास ही एलोरा के इन भोसले घरानों के मालोजी राजे और शाहजी राजे की बहादुरी को देखा था। इसीलिए उसने क्या किया, इन लोगों के बारे में अपने शासक निज़ाम शाह से उनके शौर्य की प्रशंसा की, शौर्य की, बहादुरी की प्रशंसा की कि दोनों बहुत बहादुर हैं, अच्छे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। इस तरीके से निज़ाम शाह ने मलिक अंबर के कहने पर मालोजी राजे को पुणे और सूपा परगनों की जागीर दे दी। देखिए अब दौलताबाद इधर, यहाँ दौलताबाद, यहाँ एलोरा। और जब अहमदनगर के निज़ाम शाह के मंत्री मलिक अंबर ने एलोरा के जो है मालोजी राजे भोसले और विठो जी राजे की प्रशंसा की कि बहुत बहादुर हैं, अच्छे हैं, तो उनके कहने पर निज़ाम शाह ने क्या किया, पुणे और सूपे, ये देखिए सूपे और ये पुणे है, पुणे और ये सूपे, इन एरिया की जागीर भी किसको मिल गई, एलोरा बंधु यानी भाइयों, दोनों भाइयों मालोजी राजे और विठो जी राजे। एलोरा को तो मिला ही था, और पुणे और सूपे की भी, इस इलाके की भी जागीर उनको मिल गई, बराबर। तो मैंने पहले ही बोला कि जब सरदार कहीं जागीर पाता था तो अपने आप को उस एरिया का एक ढंग से राजा समझता था। तो इस तरीके से भोसले घराने में उन जागीर, पुणे और सूपे की भी पाने के बाद वैभव संपन्न हो गया, और ज़्यादा शक्तिशाली बन गए, और काफ़ी धन समृद्धि आ गई। और उमाबाई ये मालोजी राजे की पत्नी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि वो उमाबाई जो थी वो मालोजी राजे की पत्नी है ना, उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी, जो पलटन के निम्बालकर घराने की बेटी थी। और उनके दो बेटे थे, उनका नाम शाहजी राजे और दूसरे का नाम शरीफ जी राजे। और जब शाहजी राजे मात्र 5 साल के थे तभी मालोजी राजों ने इंदापुर के युद्ध में वीरगति प्राप्त की। अब वीरगति क्या होती है, ये ध्यान रखा, वीरगति का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब युद्ध लड़ता रहता है और युद्ध में लड़ते हुए ही मारा जाता है, तब उसको बोलते हैं कि वीरगति मिल गई। और ये इंदापुर किधर है, ये देखिए आप, ये देखिए ये इंदापुर है, चूँकि ये उनकी जागीर, ये पुणे और ये सूपे उनकी जागीर के पास ही लड़ाई हुई थी। और इसी लड़ाई में, इंदापुर की लड़ाई में जो थे मालोजी राजे मारे गए, तब जब उनके पुत्र, बड़े पुत्र
शहाजी राजे यानी शिवाजी महाराज के पिताजी मात्र 5 वर्ष के थे। अब ऐसी हालत में उन बच्चों की देखभाल कौन करे? अभी तो मालोजी राजे की मृत्यु हो गई थी। मालोजी राजे के क्या थे? ये विठोजी राजे इन शहाजी राजे और शरीफ जी के चाचा थे, और विठोजी राजे के ये लोग क्या थे? शहाजी राजे और शरीफ जी भतीजे थे। ऐसी हालत में उन भतीजों और उनकी जागीर की रक्षा, जो पुणे और सुपे ये दोनों जागीर मिली हुई थी, उनकी रक्षा किया, और साथ में शहाजी राजे के साथ लखूजी राव यादव की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा, जो है उनके ने विवाह करने की योजना बनाई। और बाद में ये शहाजी राजे की शादी भी जीजाबाई के साथ हो गई, जो सिंदखेड़ के सरदार, सिंदखेड़ के ये भी लोग यादव लोग भी सरदार थे, और उन्हीं में लखूजी राव यादव थे, जिनकी बेटी का नाम था जीजाबाई। काफ़ी सुलक्षणा थी, अच्छे गुणों वाली थी। यही सब देख करके शहाजी राजे के चाचा विठोजी राजे ने जीजाबाई को अपने शहाजी राजे के साथ शादी करने के लिए उनको मांग की, है ना। फिर जीजाबाई के लिए विठोजी द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव को जो मांग किया, लखूजी राव ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि उस समय एलोरा के जो भोसले बंधु का घराना था, काफ़ी महाराष्ट्र में जितने भी सरदार थे उसमें सबसे ये लोग बहादुर भी थे, और साथ में धन वैभव से भी संपन्न थे, और उनकी सबसे बड़ी सेना भी थी। तो ऐसे व्यक्ति के पास बच्चे के साथ कौन नहीं शादी करना चाहेगा अपनी लड़की का। तो उन्होंने शहाजी राजे और जीजाबाई का इस तरीके से बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न करा दिया। इस तरीके से लखूजी राव यादव की बेटी जीजाबाई जो थी, वह एलोरा के भोसले बंधु के घर में जो शादी हुई थी शहाजी राजे भोसले के साथ, वहाँ की वो लक्ष्मी बन गई। बराबर। अब आगे देखिए शहाजी राजे के बारे में। शहाजी राजे जब बड़े हुए तो निजाम शाह ने क्या किया, मालोजी राजे भोसले की जागीर जो थी वह शहाजी राजे को दे दिए, क्योंकि अब वे बड़े हो चुके थे और उसे वो संभाल सकते थे। और निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था, क्योंकि एक बहादुर सरदार के बहादुर बेटे थे। और उसी समय मुग़ल का सम्राट निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई। वो चाहता था कि निजाम शाह को हड़प लिया जाए, और साथ में बीजापुर का आदिल शाह भी उनसे मिल गया। अब एक तरफ बीजापुर का आदिल शाह और एक तरफ जो है उत्तर का मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। देखिए अभी ये बीजापुर का आदिल शाह, अहमदनगर का निजाम शाह, और उत्तर से मुग़ल, यानी दोनों के बीच में अहमदनगर, यानी दोनों ओर से ये दोनों मिल गए बाहर वाले दोस्त, और दोनों मिल करके क्या करना चाहते थे, ये अहमदनगर के निजाम साहब को हड़प जाना चाहते थे, है ना। तो ऐसी हालात में अब दोनों ओर की सेनाओं का सामना कैसे किया जाए, ये समस्या थी। लेकिन फिर भी निजाम शाही को बचाने के लिए, क्योंकि अब तय तक दो तरफ से, उत्तर की ओर से मुग़ल शासक शाहजहाँ और दक्षिण की ओर से बीजापुर का आदिल शाह, दोनों मिल करके लड़ रहे थे, दोनों तरफ से लड़ रहे थे। ऐसे हालात में निजाम शाही को बचाने के लिए निजाम शाह का जो प्रमुख मंत्री था, जिसका नाम मलिक अंबर था, जिसने निजाम शाह से राजा शहाजी के पिताजी मालोजी राजे भोसले की प्रशंसा की थी, उसने और मलिक अंबर ने और शहाजी राजे दोनों ने बहुत बहादुरी के साथ लड़े, और दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित कर दिया। उत्तर का मुग़ल बादशाह शाहजहाँ भी हार गया, और दक्षिण का बीजापुर का अहमद शाह भी हार गया। इस तरीके से निजाम शाह का राज्य खत्म होने से बच गया। और ये युद्ध क्या हुआ, ये युद्ध हुआ अहमदनगर के पास भातवाड़ी नामक स्थान पर हुआ। यह युद्ध तो हुआ, युद्ध में जीत मिली, ये अच्छी बात हुई, लेकिन इस युद्ध में एक नुकसान भी हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि राजा शहाजी का छोटा भाई शरीफ जी वो वीरगति को प्राप्त हो गया, तो मतलब वो भी युद्ध करते हुए मारा गया बेचारा। लेकिन फिर भी शहाजी राजे ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया, अतः उनको सूर सेनानी के रूप में ख्याति मिली कि बहुत बहादुर, बड़े बहादुर सेनानी की उपाधि मिली, और दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। अब इसका परिणाम कुछ गलत हुआ, जब किसी को ज़्यादा सम्मान मिलने लगे तो कुछ जलने वाले भी होते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। और मुसीबत अधिक जलने वाला कोई और नहीं बल्कि शहाजी राजे के पिता शहाजी राजे के पिताजी
मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले की प्रशंसा करने वाला और उनको जो है सरदार बनवाने वाला और पूरे की और सूबे की जागीर दिलवाने वाला मलिक अंबर ही था, क्योंकि मलिक अंबर जो था वह निजाम शाह का प्रमुख मंत्री था और उससे ज़्यादा प्रशंसा मिलने लगी शाहजी राजे को। और यही वजह थी कि मलिक अंबर शाहजी राजे से क्या करने लगा, नफरत करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। और परिणाम हुआ शाहजी राजे और मलिक अंबर में दुश्मनी बढ़ती चली गई और इसकी वजह से शाहजी राजे ने खुद से ही निजाम शाही छोड़ दिया और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए, क्योंकि नौकरी तो करनी ही थी। और बीजापुर के आदिल शाह ने शाहजी राजे को देखा भी था, बहुत बहादुर सैनिक है और एक्चुअल में शाहजी राजे और मलिक अंबर की वजह से ही तो निजाम शाह बच पाया था। तो इतने बड़े बहादुर के आने पर भला मौका कौन हाथ से जाने दे, इसलिए उनको तुरंत नौकरी पर रख लिया। और न केवल उन्हें नौकरी पर रखा बल्कि उनके क्या सबसे बड़ी पदवी से सम्मानित किया, सरलस्कर। सरलस्कर क्या होता है, सबसे बड़ा सेनापति। तो आदिल शाह ने क्या किया, शाहजी राजे को सरलस्कर की पदवी से सम्मानित किया। हालांकि बाद में कालांतर यानी बाद में निजाम शाह में और बड़ी उथल पुथल मच गई, काफ़ी कुछ घटनाएं घटी। उथल पुथल मचने से मतलब होता है काफ़ी कुछ घटनाएं घटी। वजीर मलिक जो था निजाम शाह का जो प्रमुख मंत्री था वो बूढ़ा हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र मलिक अंबर का पुत्र था फतेह खान, वो बहुत ही धूर्त था, कनिंग था, मतलब बहुत ही चालाक था, धोखेबाज था। और ऐसी स्थिति में अब जो है मलिक अंबर के मरने के बाद वह निजाम शाह का वजीर बन बैठा, वजीर मुख्यमंत्री बन बैठा, मेन मंत्री। और उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा। तो उसने कभी भी निजाम शाही को बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की, बल्कि वह खुद उसको हड़पना चाहता था। और मुग़लों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ और अब फिर से जो है मुग़ल पहले से ही निजाम शाह को हड़पने में लगे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि उनका प्रमुख मंत्री मलिक अंबर की मृत्यु हो चुकी है, शाहजी राजे जो है वह निजाम शाही को छोड़ करके बीजापुर के आदिल शाही के पास चले गए हैं। और जिन दो लोगों ने निजाम शाही को बचाया था इसके पहले वाले युद्ध में, और वे दो के दोनों नहीं हैं, इसीलिए अब फिर से निजाम शाही को ख़त्म होने की पूरी शंका थी। और इसी डर के चलते निजाम शाह की माँ की ऐसी स्थिति न आए कि निजाम शाही राज्य पूरी तरह ख़त्म हो जाए, फिर से निजाम शाही को बचाने के लिए जो है निजाम शाह की माँ शाहजी राजे से वापस निजाम शाह में आने के लिए प्रार्थना किया कि वापस आदिल शाही छोड़ करके आइए, तभी जो है निजाम शाही बच पाएगी, अन्यथा बच पाएगी नहीं। और शाहजी राजे निजाम शाह की माँ का सम्मान करते हुए आदिल शाही को छोड़ करके वापस जो है निजाम शाह में लौट आए। ओके, तो काफ़ी कुछ घटनाएं हुई, वो घटनाएं जो कुछ भी हैं हम आगे फिर पढ़ेंगे। अब इसमें थोड़े स्वाध्याय देख लीजिए। कोष्ठक में से विकल्पों को चुनकर रखना। महाराष्ट्र के सूर घरानों में से एलोरा के बहुत बहादुर निकले, तो भोसले, यहाँ एलोरा के यहाँ भरना है भोसले का भोसले। बाबाजी राजे भोसले के मालोजी राजे और विठोजी राजे, शाहजी राजे, शरीफ राजे। विठोजी राजे दो बेटे थे और शाहजी राजे और शरीफ जी राजे बाबाजी राजे भोसले के पोते थे। निजाम शाह का वजीर कौन था? मलिक अंबर, फतेह खान, शरीफ जी। मलिक अंबर निजाम शाह का मंत्री था, फतेह खान जो मलिक अंबर का बेटा था। ओके, रिश्ता बताओ। अब हमने आपको पहले देखा था मालोजी राजे और विठोजी राजे कौन थे, तो भाई भाई थे। मालोजी राजे बड़ा भाई, विठोजी राजे छोटा भाई। शाहजी राजे और लखूजी राव जाधव, तो शाहजी राजे और लखूजी राव जाधव, लखूजी राव जाधव की बेटी जीजाबाई की शादी शाहजी राजे के साथ हुई थी। इस तरीके से शाहजी राजे जो थे दामाद थे और लखूजी राव जाधव ससुर थे। शाहजी राजे और शरीफ जी, शाहजी राजे मालोजी राजे के बड़े बेटे थे और शरीफ जी मालोजी राजे के छोटे बेटे थे। इस तरीके से शाहजी राजे बड़ा भाई और शरीफ जी छोटा भाई। बाबाजी राजे और विठोजी राजे, बाबाजी राजे जो थे मालोजी राजे के पिताजी थे और विठोजी राजे के भी पिताजी थे। मालोजी राजे बड़ा भाई, विठोजी राजे छोटा भाई थे। इस तरीके से बाबाजी राजे जो थे मालोजी राजे के पिता थे, तो विठोजी राजे के भी थे पिता थे और ये पुत्र थे, पिता पुत्र थे। ओके, और उचित जोड़ियाँ मिलाइए। सिंधखेड़ के जादव, फलटड़ के निम्बालकर, जावली के मोरे, मुदेल के घोरपड़े और यहाँ एलोरा नहीं भोसले है, तो एलोरा के
भोसले थे। ओके, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखे थे, घृष्णेश्वर का मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो घृष्णेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार जो है मालोजी राजे भोसले ने करवाया। निजाम शाह ने मालोजी राजे को किन परगनों की जागीर दी थी? निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सूबे परगनों की जागीर दी थी। निजाम शाही को बचाने के लिए कौन वीरतापूर्वक लड़े? निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे वीरतापूर्वक लड़े। आदिल शाह ने शाहजी राजे को किस उपाधि से सम्मानित किया? आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरलस्कर की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर वापस निजाम शाह में क्यों लौट आए? शाहजी राजे आदिल शाही छोड़ करके वापस निजाम शाही में इसलिए लौट आए क्योंकि निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर, प्रमुख वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र फतेह खान बहुत दूर था, वजीर बन बैठा था और निजाम शाह की मां को लगने लगा था कि कभी भी मुग़ल आक्रमण हो सकता है, इससे निजाम शाही राज्य हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। इसीलिए निजाम शाह की मां ने शाहजी राजे से निजाम शाही में वापस आने की प्रार्थना की थी, इसीलिए शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर वापस निजाम शाह में लौट आए। ओके, महाराष्ट्र के मानचित्र में अहमदनगर, फलटण, एलोरा, पुणे, सूबे को दिखाइए। तो हमने आपको ये दिखाया था, आपको फिर एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें जो है ये अहमदनगर जहाँ पर निजाम शाही राज था, ये अहमदनगर का किला, और ये बीजापुर का किला जहाँ पर जो थे आदिल शाही राज्य था, और ये जो परिवार थे सिंदखेड़ के जादव और एलोरा के भोसले और पुणे और सूबे जिनकी जागीर मिली मालोजी राजे भोसले को, और इधर मुदेल कोई घोर पड़े और जावली के मोरे, और अहमदनगर इसका भी नाम आया है। और यही इनके जो प्रमुख मानचित्र इस पार्ट में घटी हुई घटनाओं के नाम हैं। ओके, इनको आप ध्यान में रख करके पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।